आगरा धर्मांतरण पर सियासी पारा राजधानी दिल्ली में चढ़ता ही जा रहा है। आज भी इस मसले पर दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष इस मामले में सरकार को नोटिस दे सकता है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी पर विपक्ष उनसे जवाब मांग सकता है। बुधवार को भी ऊपरी सदन में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संघ का नाम लेते हुए धोखे से धर्म बदलने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस और टीएमसी भी सुर में सुर मिलाती नजर आई। हालांकि बीजेपी ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए सफाई दी है। हम धर्मांतरण नहीं करते हैं, ये घर वापसी है। किसी कालखंड में आप चले जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ही गोत्र से जुड़े हुए लोग हैं। इसका मतलब हिंदुओं से वे लोग बने हैं और वो लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। वे लोग जब हिंदुओं के कार्यक्रम में आते हैं तो अपने गोत्र के कार्यक्रमों में लोग जाते हैं। उस प्रकार का कार्यक्रम में मुझे लगता है आरोप शरारतपूर्ण है। देखिए, जिनको जो बोलना है वो बोलते रहें। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। आगरा के बाद अब अलीगढ़ में भी धर्मांतरण की तैयारी है। 25 दिसंबर को करीब 5000 अल्पसंख्यकों के धर्म परिवर्तन का प्लान बनाया गया है। ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में होने जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। अपने 15 सदस्यीय दल के साथ पुतिन एक बार फिर भारत और रूस की पुरानी दोस्ती पर जमी धूल को साफ कर नए रिश्ते को और मजबूत करेंगे। पुतिन भारत के साथ सामरिक, आर्थिक और मुद्दों के अलावा राजनीतिक पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज मोदी पुतिन के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें ऊर्जा और हीरा व्यापार पर खास बातचीत होगी। दोनों देश के नेताओं की बातचीत के बाद साझा बयान भी जारी होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया और कहा कि पुतिन की यात्रा दोनों देशों के लिए लाभकारी रहेगी। मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा से दोनों देशों की दोस्ती में नए अध्याय की शुरुआत होगी। दोनों देश स्वाभाविक तौर पर मित्र देश रहे हैं। दिल्ली और मॉस्को हमेशा एक दूसरे का साथ देते आए हैं। भारत और पाकिस्तान के शांति दूतों कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक भव्य समारोह में दोनों को सम्मान दिया गया। नोबेल मिलने के बाद कैलाश सत्यार्थी ने अपने संदेश में कहा कि बच्चों के सपनों से खेलना सबसे बड़ा गुनाह है। 80,000 बच्चों को बाल मजदूरी के दलदल से निकालने वाले सत्यार्थी ने शुरुआती दिनों में साथ देने वाले दोस्तों और देश का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों शांति दूतों को किया सलाम। I've come here only to share the voices and dreams of our children, because they are all our children. 17 साल की मलाला यूसुफजई ने छोटी उम्र में दुनिया को नसीहत दी। कहा, टैंक बनाना आसान है, स्कूल खोलना मुश्किल। पाकिस्तान की इस जाबाज लड़की ने दुनिया को शिक्षा और साक्षरता का भेद समझाया। कहा, शिक्षा पर है सबका अधिकार। मलाला ने कहा कि मैं 6 करोड़ 6 लाख वंचित लड़कियों की आवाज हूँ। Why is it that giving guns is so easy, but giving books is so hard? Why is it? Why is it that making tanks is so easy, but building schools is so hard? We are living in the modern age and we believe that nothing is impossible. मध्य प्रदेश का विदिशा जिला अपने बेटे को देश का नाम रोशन करते देख खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कैलाश सत्यार्थी के घर जश्न का माहौल था। जिसे भी देखो बधाइयां देते और मुंह मीठा करता नजर आ रहा था। वहीं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भी लोगों ने दोनों शांति दूतों का कैंडल मार्च निकालकर उन्हें बधाइयां दी। संयुक्त राष्ट्र आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऐलान करेगा। इस ऐलान के साथ ही हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ सदियों से भारत की पहचान रहे योग को अब एक नया मुकाम मिल जाएगा। सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के अपने पहले संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की जोरदार पैरवी की थी। 11 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिलने का सारा श्रेय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। रामदेव ने कहा कि मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से ये संभव हो पाया है। योग हमारे ऋषियों की विरासत है। योग को गौरव मिलने से पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ रहा है, भारतीयों का उससे गौरव बढ़ रहा है, उनको सम्मान, यश, प्रतिष्ठा मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग रैली में उन्होंने सवाल किया कि बाढ़ राहत में इतनी सुस्ती क्यों है। जम्मू कश्मीर और झारखंड में 2 दौर का मतदान बाकी है। कांग्रेस घाटी में प्रचार पर पूरा जोर लगा रही है। मगर अब आज क्या हो रहा, आज जब केंद्र में भाजपा की सरकार है तो लगता है जैसे आपकी मुसीबतों से उसे कोई लेना देना नहीं है। रिलीफ के लिए राज्य सरकार ने जरूरत के मुताबिक जितना धन मांगा वो भी नहीं दिया गया। बीजेपी भी घाटी में आखिरी 2 दौर के चुनाव से पहले अपने स्टार प्रचारकों को उतार दी है। पार्टी के नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने श्रीनगर की अपनी चुनावी रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर हमला बोला। सिद्धू ने दावा किया कि दोनों दलों का इस चुनाव में सफाया हो जाएगा। अगर आप देखें, गर्मी जा रही है और सर्दी आ रही है, वैसे ही पीडीपी और एनसीपी जा रहे हैं, एनसी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। नया सृजन है, नया निर्माण है। जैसे नई सुबह नए सृजन, नए निर्माण के साथ आती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लोग विश्वास की नजरों से देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी देश से लेकर विदेश तक चंदा इकट्ठा करने लगी है। इसी मकसद से अमेरिका पहुंचे पार्टी के चेहरा और संयोजक अरविंद केजरीवाल वहां भी मोदी पर निशाना साधने से नहीं चूके। केजरीवाल ने मोदी के सितंबर में अमेरिकी दौरे को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किया गया इवेंट करार दिया है। केजरीवाल ने पीएम की जापान यात्रा पर भी सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के भाषण में माना कि 49 दिनों की दिल्ली सरकार छोड़ना उनकी एक राजनीतिक भूल थी। केजरीवाल ने 200 छात्रों के बीच कहा कि सरकार छोड़ने का उनका फैसला गलत था। आम आदमी पार्टी में भी बगावती सुर नजर आने लगे हैं। पार्टी ने पटेल नगर सीट पर जीते हुए उम्मीदवार वीणा आनंद का टिकट काटकर हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हजारीलाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके खिलाफ वीणा आनंद के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर के सामने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल को 3 दिनों का समय दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शीला दीक्षित की भागीदारी को लेकर पार्टी में 2 धड़े बंटे हुए हैं। पार्टी के एक धड़े का मानना है कि दिल्ली में विकास करने वाली शीला दीक्षित को पार्टी प्रचार का चेहरा बनाया जाए। दिल्ली में कैब रेप कांड के आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव की आज 30 हजारी कोर्ट में पेशी होगी। रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुए शिव कुमार यादव को पुलिस ने मथुरा से रविवार को दबोचा था। इधर कैब कंपनी उबेर के एशिया पैसिफिक रीजन के हेड एरिक अलेक्जेंडर से दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ डीसीपी दफ्तर में करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। एरिक ने इस मामले में जांच में सहयोग करने का दावा किया है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि कंपनी अभी भी अपने ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों से रिचार्ज पेमेंट और रजिस्ट्रेशन चार्ज ले रही है। रेप के वारदात के बाद कंपनी पर बैन लग गया है, लेकिन इससे इस कंपनी में काम करने वाले दूसरे हजारों ड्राइवर सड़क पर आ गए हैं। हजारों टैक्सी ड्राइवरों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर कंपनी से बैन हटाने की मांग की। इन लोगों का कहना है कि सरकार एक करने की सजा सारे लोगों को नहीं दे सकती। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के 250 रास्तों को महिलाओं और लड़कियों के लिए महफूज नहीं बताया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ये माना है कि इन रास्तों से गुजरना महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक है। इससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए कितनी असुरक्षित है। दिल्ली में हुए रेडियो टैक्सी रेप की घटना से दूसरे महानगरों के भी कान खड़े हो गए हैं। मुंबई में चल रही रेडियो टैक्सी पर सरकार सचेत हो गई है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने उबर सहित सभी रेडियो टैक्सी चालकों को हिदायत दी है कि वो आज दोपहर 12 बजे तक अपने सभी टैक्सी चालकों के बारे में जानकारी सरकार को दे। वहीं बेंगलोर में भी पुलिस ने सभी कैब कंपनियों से उनके ड्राइवरों और कर्मचारियों के वेरिफिकेशन 31 दिसंबर तक कराने का फरमान जारी कर दिया है। ISIS के चंगुल से छूटकर आए आरिफ मजीद ने पुलिस के सामने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। NIA की हिरासत में आरिफ ने कुछ ऐसे शख्स के नाम बताए हैं जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि इराक में भी आरिफ के आतंकी संगठन ISIS से जुड़ने में मदद की। इसी के साथ आरिफ और उसके 3 दूसरे साथियों की कहानी पर से पर्दा उठने लगा है।
कि वो लोग कैसे आतंकी संगठन ISIS के संपर्क में आए और किसने उनकी मदद की। दिल्ली में नर्सरी स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया को लेकर जारी गतिरोध पर दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला सुना दिया है। स्कूल खुद तय करेंगे कि नर्सरी एडमिशन की गाइडलाइंस क्या होगी। कोर्ट ने अभिभावकों की अपील पर सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे देने से इनकार कर दिया। अभिभावक सुप्रीम कोर्ट जाने के गाजियाबाद के मसूरी इलाके में सरेराह बदमाशों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि कारोबारी अपना काम खत्म कर घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में बाइक सवार 2 बदमाश आए और ललित नाम के इस कारोबारी की हत्या कर फरार हो गए। कारोबारी के अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। पुलिस कारोबारी लेनदेन में विवाद वजह मान रही है। हत्यारों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका नजारा दिखा। अलीगढ़ में जहां एक अस्पताल में इलाज करा रहे सजायाफ्ता कैदी को उसके 3 साथी किसी फिल्म की सीन की तरह छुड़ा कर ले गए। हैरानी इस बात की है कि उसकी हिफाजत में एक दारोगा सहित 3 पुलिस वाले भी तैनात थे। अपराधियों ने पुलिस वालों से मारपीट की, फिर वार्ड में भगदड़ मचने पर भीड़ में अपने साथी को भी उड़ा ले गए। पुलिस अब फरार कैदी की तलाश कर रही है। धनबाद पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह को धरा है जो 3 राज्यों झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में चोरी की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जाली कागजात के आधार पर करवाता था। ये लोग परिवहन विभाग और इंश्योरेंस कंपनियों को फर्जी कागजात पेश कर गाड़ी का नया नंबर हासिल कर लेते थे। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है।